डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में वनों के प्रकार, वनों का वितरण एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनों के प्रकार, वनों का वर्गीकरण एवं विशेषता। ये तीनों एक साथ ही मिलेगा आपको। हाँ, वनों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किए हैं, जिसको हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हुआ है भारत में, वो सबसे पहले जो हुआ है वो है ब्रिटिश शासन था तब। तो ब्रिटिश शासन में वनों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीय वन को 3 श्रेणी में बांटा गया था। और वो कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट जो था वो था सुरक्षित वन। सुरक्षित वन क्या होता है, इसका अध्ययन करते हैं। सुरक्षित वन यानी कि रिजर्वेड फॉरेस्ट, ये वे फॉरेस्ट होते हैं जो सरकार के अधिकार में आते हैं। ये वन जो है जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें सुरक्षित वन कहते हैं इनको। और इन वनों का जो क्षेत्रफल होता है वो 54% है भारत में। और इनमें लकड़ी काटने और पशुचारण, इनकी कोई भी मान्यता नहीं दी जाती, यानी कि यहाँ पर लकड़ी काटना और पशुचारण करने जो चराने हैं उनकी परमिशन नहीं है। फिर है ये सरकारी संपत्ति है। और ये जो वनस्पति है या सुरक्षित वन है, इसका जो प्रयोग है वो बाढ़ के नियंत्रण, भूमि क्षरण में सुरक्षा और मरुस्थल प्रसार को रोकने और वन्य प्राणियों के आवास के लिए संरक्षित प्रदान की गई है। और जो जलवायु और भौतिक कारण है उनके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रीय पार्क है और अभ्यारण्य है वो सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है रक्षित वन, ये सेकेंड टाइप का वन है। ये दूसरे प्रकार का वन है हम लोग का, है ना। इसमें हम लोग नियमों के अधीन मनुष्यों को पशु चराने, मतलब पशुओं को चराने का और लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, किंतु इसमें कड़ी देखभाल की जाती है ताकि वनों को कोई नुकसान या हानि ना हो। और इस प्रकार के जो वन है वो भारत में 29% है। इसके बाद है अवर्गीकृत वन। ये इन दोनों वनों के ऊपर जो ऊपर वर्णित है, जो शेष बच जाता है उसको इसके अंतर्गत रखे हैं। ये स्वतंत्र वन है, इसमें लकड़ी काटने और पशु को चराने की परमिशन दी जाती है, लेकिन इसके बदले में कुछ शुल्क लिए जाते हैं इनसे। और इस प्रकार के वनों का जो क्षेत्रफल है वो 17% है भारत में। तो ये हो गया ब्रिटिश शासन के समय भारत में जो वनों का वर्गीकरण किया गया था वो। लेकिन वर्तमान में भारत में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है प्रशासनिक आधार पर, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट क्या है, राजकीय वन। इसे पूर्णतः सरकारी के अंतर्गत, यानी कि सरकार पर इसका नियंत्रण रहता है। और इसका जो विस्तार है वो भारत में 95% है। इसके बाद है सामुदायिक वन। ये स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद इनके अंतर्गत आता है और इनका जो प्रतिशत है वो 3.3% है। और इसके बाद है व्यक्तिगत वन। तो ये व्यक्तिगत वन क्या है, ये लोगों के अधिकार में होता है, यानी कि उनके खुद के स्वामित्व में होता है। और इसका जो विस्तार है वो 1.7% है। तो ये वर्तमान में भारत में वनों का प्रकार है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। अब है भारत में वनों का प्रकार भौगोलिक आधार पर। तो भारत में भौगोलिक आधार पर वनों का प्रकार जो है वो इस प्रकार से। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन। फिर थर्ड है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। चौथे नंबर में है मरुस्थली एवं अर्ध मरुस्थली वन। और ये मरुस्थली वन कहाँ पाए जाते हैं, आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर है ज्वारी तथा डेल्टाई वन। और इसके बाद है हिमालय पर्वतीय वन। तो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं। अब इसका मानचित्र भी देख लीजिए आप लोग। इसे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल की स्क्रीन छोटा है, इसलिए इसे पूरा नहीं दिखा सकती मैं, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसमें फर्स्ट जो दिखा है वर्टिकल लाइन जो दिया हुआ है, ये आपका पर्वतीय वनस्पति प्रदेश है। सेकेंड में जो तिरछी लाइन दिया हुआ है वो आर्द्र सदाबहार वन क्षेत्र है, जो कि आपके जो पूर्वी राज्य वगैरह है उसमें दिया हुआ है।
इसके बाद पर्णपाती जो वन है वो डॉट डॉट में दर्शाया गया है, जो आपके मैदानी क्षेत्र है, और ये उड़ीसा के ऊपर जो झारखंड वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, उसमें है। इसके बाद है जो कटीली झाड़ियाँ जो दी हुई है, इसको झाड़ झंखाड़ है इस नाम से प्रदर्शित किया गया है। ये कटीली झाड़ियाँ है, तो इसे आप समझ जाएंगे। राजस्थान में दर्शाया गया है और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में है। ठीक, तो ये जो झाड़ झंखाट वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो है ये क्षेत्र आपका कटीली झाड़ी वाला है, यानी कि मरुस्थली वाला है। इसके बाद है ब्लैक में दिया हुआ है आपके ज्वारी वन प्रदेश। इसके बाद है घास प्रदेश, बाकी सब है, यानी कि ये पठारी क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति लंबे नहीं पाए जाते, वो घास प्रदान के क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब हम आगे अध्ययन करते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वार्षिक जो औसत तापमान होता है वो 23 से 26 सेल्सियस तक के रहता है, यानी कि उनके मध्य में। और साथ ही वायुमंडल में जो आर्द्रता का प्रतिशत होता है वो 70% से अधिक रहता है पूरा वार्षिक, यानी कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा ही बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा भी बहुत अधिक है। और भारत में कुल वन क्षेत्र का लगभग 12% जो क्षेत्र है या वनस्पति क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में आता है। ठीक, अब इसकी वितरण क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में है। फर्स्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, जहाँ पर 550 से 1850 मीटर तक की ऊंचाई तक के ये वृक्ष मिलते हैं। फिर है सेकंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, और थर्ड में है उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम के जो राज्य है वहाँ पर इसका विस्तार है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, क्या विशेषता है इनकी। तो इनमें फर्स्ट है, इस वन क्षेत्रों में वर्ष पर्यंत वर्षा होती है, यानी कि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक ही रहता है। तापमान भी उच्चतर रहती है और आर्द्रता की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। सेकंड है, यह क्या होता है, बहुत ही सघन होते हैं, क्योंकि वर्षा तापमान सभी इसको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनमें सूर्य प्रकाश को पाने की प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि ये बहुत सघन होते हैं और सूर्य प्रकाश को पाने के लिए क्या करते हैं, लगातार बढ़ते ही रहते हैं, ऊंचे बढ़ते ही रहते हैं। ये इनकी विशेषता रहती है। और इसके अंतर्गत जो इसकी जो ऊंचाई है वो 30 से 60 मीटर तक की ऊंचाई में चले जाते हैं ये लोग, इस प्रतिस्पर्धा में बढ़ते हुए। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनमें महोगनी, रबड़, एबोनी, चंदन और यूकेलिप्टस, जंगली आम, नारियल, बांस, सिलकोना और आयरनवुड, इस प्रकार के जो वृक्ष है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसमें कुछ क्षेत्र है जो स्पेशली क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि चंदन का वृक्ष की अधिकता कर्नाटक में है, रबड़ के वृक्ष की अधिकता केरल में है, यूकेलिप्टस के अधिकता जो है तमिलनाडु में है। और इन वनों की जो लकड़ी वो बहुत कठोर होती है, इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपेक्षा के जितना होना चाहिए उतना इनको महत्व नहीं दिया जाता, ये भी इनकी विशेषता है। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, इनकी वितरण और विशेषता का अध्ययन करते हैं। मानसूनी वनों की उपस्थिति देश के उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। पहले हम पढ़े उसमें क्या था, 200 सेंटीमीटर से अधिक, अब इसमें 200 से 100 के बीच में पढ़ेंगे, इन क्षेत्रों में रहता है। साथ ही वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो वर्षा का महीना है उसमें होता है, गर्मी के दिनों में नहीं होता, नहीं जो आपके ठंड के दिनों में होता है। ये केवल बरसात ऋतु में ही यहाँ का अधिकांश वर्षा होता है। और जो वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि वर्षा के जो काल होता है या वर्षा के समय होता है उस समय उच्च आर्द्रता, और बाकी समय क्या रहता है इसमें भूमि जो है वो दरारें पड़ जाती है, इनमें नमी की मात्रा घट जाती है, इस प्रकार से रहता है। भारत में लगभग इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो 70% है। अब इनकी वितरण देख लेते हैं, फिर विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। वितरण क्षेत्र, भारत में इस प्रकार के वनों के 3 मुख्य क्षेत्र है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग है जो शिवालिक क्षेत्र में है।
फिर है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य। इसके बाद है दक्षिण पूर्वी घाट और पश्चिम पूर्वी घाट वाला क्षेत्र। इनकी विशेषताएं देखिए। अब जो मानसूनी पर्णपाती वन है उनकी विशेषता, ये ग्रीष्मकाल में के पूर्व क्या करते हैं, अपने पत्ते झड़ा देते हैं, जिसकी वजह से शुष्कता से ये बच जाते हैं पत्तियां गिराने की वजह से, जिससे क्या होता है ग्रीष्मकाल में वाष्पीकरण की दर कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये पत्ते गिरा देते हैं और शुष्क अवधि में भी ये कम पानी की वजह से अपना जीवन यापन करते हैं। मानसूनी वनों में वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 10 से 45 मीटर के मध्य मिलती है। और साल, सागौन, आम, महुआ, कत्था, सहतूत, एबोनी, चंदन, पलाश, आंवला तथा बांस ये सभी मानसूनी वन है। इसके बाद तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। अब इस प्रकार के वनों की उपस्थिति जो है देश के उन भागों में मिलता है जहाँ पर क्या होता है 50 से 100 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। अब इनका जो वितरण क्षेत्र है वो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी पठार के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषता ये है कि इनकी वर्षा कितनी लगती है, इनको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य, और वर्षा की कमी के कारण इन क्षेत्रों में वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो बहुत कम रहता है, लगभग 5 से 10 मीटर तक की मिलती है। और इन वृक्षों की जड़ें जो है जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ताकि गर्मी के दिनों में इनको जल की आपूर्ति होती रहे। और इन वृक्षों की पत्तियां जो होती है वो छोटी छोटी होती है और रोएदार होती है तथा तने पर मोटी छाल या खुरदुरी रहती है उनकी जो छाल होती है, जिसमें क्या होता है वाष्पीकरण की दर बहुत कम रहता है। और वृक्षों के मध्य जो कटीली झाड़ियाँ तथा शवाई घास या मूंज भी मिलती है, यानी कि आप सभी देखे होंगे कि बबूल वगैरह के पेड़ बहुत सारे एक जगह रहता है, उसके नीचे में बहुत सारे हरी हरी घास वगैरह रहते हैं और कटीली पेड़ पौधे उगा रहते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आम, बरगद, पीपल, जामुन, शीशम, हल्दू, कीकर, महुआ, नीम, बबूल इस प्रकार के वन इसके प्रमुख वन हैं। फिर है मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र किसको कहते हैं, आप सभी सुनने में ये बताते हैं कि जहाँ पर वो रेत का ढेर होता है उसको मरुस्थल बोलते हैं, लेकिन उसको मरुस्थल नहीं बोलते, मरुस्थल उसको बोलते हैं जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा केवल 50 सेंटीमीटर से कम रहता है। इससे कम रहेगा आपका औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि पूरे साल में केवल 50 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक क्षेत्र मरुस्थलीय जो होता है वो रेतीला होता है और एक क्षेत्र जो होता है वो बर्फीली वाला क्षेत्र में भी होता है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। जैसे कि हमारे भारत में ले तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एक क्या है मरुस्थल है और एक राजस्थान वाला क्षेत्र मरुस्थल है। तो ये राजस्थान का मरुस्थल तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर तो बर्फीला क्षेत्र है, इसमें कहाँ से मरुस्थल आ गया। तो उसका यही कारण है कि वहाँ पर वर्षा जो होता है वो 50 सेंटीमीटर से कम होता है और इन्हीं क्षेत्रों की जो वनस्पति है इसको इसके अंतर्गत रखते हैं। तो अब देखते हैं इनकी जो भी है, यह वार्षिक औसत वर्षा कितना होते हैं 50 सेंटीमीटर से कम, और वर्षा की कमी के कारण इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 5 मीटर से भी कम रहता है, यानी कि बहुत छोटी छोटी रहती है झाड़ियों के मुताबिक। और वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो बहुत ही कम रहती है, छोटी तथा कांटेदार होती है, और वृक्ष जो है वो झाड़ी के रूप में मिलता है, छोटा छोटा। इस प्रकार के कुछ झाड़ वगैरह रहेंगे, इसमें छोटा छोटा पत्ती वगैरह रहेंगे, बबूल वगैरह का छोटा छोटा पेड़ रहते हैं, वैसे टाइप का नागफनी वगैरह इस प्रकार के पेड़ रहते हैं। यहाँ पर जो कैक्टस जाति के पौधे होते हैं मुख्य रूप से मिलते हैं, और यहाँ मिलने वाली जो झाड़ियाँ है, वृक्ष है, जड़ें है, जमीन में काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती है ताकि उनको नमी मिल सके। इसके अंतर्गत बबूल है, नागफली, खैर, खेजड़ा, रामबास इस प्रकार के जो वन होते हैं ये मुख्य है यहाँ के। अब इनकी वितरण देख लेते हैं। तो इस प्रकार के जो वनस्पति का वितरण है वो अधिकांशतः राजस्थान के भागों में तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है, और हिमालय प्रदेश के एक मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन वो पर्वतीय वन के अंतर्गत आ गया है इसमें। ठीक, तो मुख्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ भाग। ठीक, अब 5वें नंबर में है ज्वारी या डेल्टाई वन। अब ज्वारी या डेल्टाई वन का वितरण और विस्तार देखते हैं, विशेषताएं। इन वनों को मैंग्रोव वन या सुंदरी वन भी कहा जाता है, और इन वनों की जो उपस्थिति है मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई भागों में और समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें मिलता है। मैदानों के निचले जो दलदली भाग है उस क्षेत्रों में मिलता है। इन वृक्षों की जड़ें क्या रहती है, सदैव दलदली भागों में डूबी रहती है तथा कुछ जड़ें सतह से ऊपर भी निकली रहती है।
और इन वृक्षों की जो लंबाई होती है वो 20 से 30 मीटर तक की होती है। और ये जो सदाबहार वृक्ष है इनकी उपस्थिति गंगा नदी के जो डेल्टा है, महानदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, इनके कुछ प्रमुख भागों में मिलती है, यानी कि डेल्टा वाले क्षेत्रों में ही इनका विस्तार पाया जाता है। और इस वृक्ष के अंतर्गत सुंदरी वृक्ष, केवड़ा, बेत, केकती, गोरन, ताड़, ये सभी इसके प्रमुख वृक्ष का नाम है। इसके बाद है हिमालय प्रदेशीय पर्वतीय वन। अब हिमालय पर्वतीय जो प्रदेशीय वन है ये हिमालय पर्वत प्रदेश में ही पाया जाता है और इसमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है उनकी ऊंचाई है वो अलग अलग है और ऊंचाई के आधार पर वृक्षों की भी प्राप्ति अलग अलग होती है। तो वर्षा और ऊंचाई की भिन्नता के आधार पर हिमालय प्रदेश की जो वनस्पति उसको 2 वर्गों में रखा गया है, एक पूर्वी हिमालय प्रदेश की वनस्पति और पश्चिमी हिमालय प्रदेश की वनस्पति। तो हम अध्ययन करेंगे पहले पूर्वी हिमालय प्रदेश की वनस्पति या वन। तो पूर्वी हिमालय जो प्रदेश है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा और तापमान भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और यहाँ सदाबहार जो वन है उसमें शाल, शीशम, खैर, चंदन, ओक और शंकुधारी वन, इसमें जूनिपर, सिल्वर, स्प्रूस, पाइन और एल्पाइन वन है, इसमें सिल्वर, भोजपत्र, लाइगेन और छोटे छोटे फूलों वाली घास वगैरह पाई जाती है। ये आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र का वन है। अब हम अध्ययन करते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का वन। तो इन क्षेत्रों में पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम वर्षा होती है। इसमें अलग अलग ऊंचाई के अनुसार चीड़, साल, सेमल, चंदन, शीशम एवं जामुन, बर्च, एल्डर, सिल्वर, जूनिपर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके भारत में जो वनस्पति है या वन है उसके प्रकार, उसके वितरण और विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आपके पास ऐसा ही कोई टॉपिक का आंसर चाहिए तो आप टॉपिक को लिख दिया करें। धन्यवाद।